हेलो एवरीवन, आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द हिंदू ने किन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, अगेन हमने जो कल का न्यूज़पेपर यदि आपने देखा होगा तो कई सारी बातें वहीं की रिपीट हो रही है। आपको हमने कल आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 के बारे में बताया था। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164, यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आर्टिकल 163 के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है, इसमें ये बात बताई गई थी कि जो गवर्नर जो हैं वो इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले सकते स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। वो केवल और केवल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी एडवाइस पर ही काम कर सकते हैं, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक हेड होंगे जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये लैंग्वेज है वो आर्टिकल 163 में लिखी गई है, और आर्टिकल 164 में सीएम के और अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। अब इसी में यही रिलेशन पर इनके बीच में कंट्रोवर्सी होती है कि किस तरीके से गवर्नर और वहाँ के केरला की यहाँ पर केस स्टडी है कि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद और उनकी वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो सीएम है, उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जीके में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में भी मैंने कल भी बताया था कि वो पार्ट जो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ऐसे दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। और आर्टिकल 164 में क्या क्या लिखा हुआ है ये बात मैं कल भी बता दिया, और आज भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ये गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अगेन एक न्यूज़ आई है, आप लोगों ने कल COP 27 के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं। मैंने बताया था कि अभी जो है वो एक थोड़े दिन पहले मैंने को आपको ये बताया था कि अभी जो हमारा जो प्लेनेट है वो ट्रिपल चैलेंजेस से का सामना कर रहा है, या यूं बोलें ट्रिपल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जिसमें एक मैंने बताया था आपको पोल्यूशन, एक बताया था आपको क्लाइमेट चेंज, और एक बताया था आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो हमने COP 27 की बात करी गई थी वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ता था। पोल्यूशन के बारे में आज के ही न्यूज़पेपर में आगे आप देखेंगे कि एरोसोल्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको इधर दिखाता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एरोसोल्स के बारे में बताया गया है, पोल्यूशन के बारे में भी आपको। ये एरोसोल पोल्यूशन। इसी तरीके से एक आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस पर भी एक न्यूज आई है। इस तरीके से 2 दिन के अंदर आपको पूरी जो हमारे मैं जिस ट्रिपल प्लेनेटरी चैलेंजेस की बात कर रहा था एनवायरमेंटल एंगल से, उस तीनों एंगल के आपको एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, कि जो अंडमान निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है तो ये ध्यान रखिएगा, ये है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार आइसलैंड में। उस ग्रेट निकोबार आइसलैंड में यहाँ का जो एक फॉरेस्ट एरिया था, उस फॉरेस्ट एरिया में लगभग 900 स्क्वायर फीट का 900 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया था। उसमें से लगभग 130 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है उस जो भी प्रोजेक्ट था इस अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उसमें ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो जो ये फॉरेस्ट एरिया था 130 किलोमीटर स्क्वायर का, इसको जो है उसका डाइवर्जन करा जाएगा। अब ये ही इश्यू जो है वो ये सीधे सीधे जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी थ्रेट से जुड़ता है। हालांकि देखो मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर रहा कि डेवलपमेंट भी नो डाउट डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, लेकिन किस तरीके से डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करा जा सके, दोनों को दोनों हमारे दोनों गोल हैं वो फुलफिल हो सके, उसी का एक तरीका है कि हमने यहाँ पर हम जो है यदि कोई फॉरेस्ट एरिया इफेक्ट हो रहा है तो उसका डाइवर्जन कर दें, किसी दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दें। तो ये एक अभी लगभग 130 किलोमीटर स्क्वायर जो फॉरेस्ट एरिया है ग्रेट निकोबार आइसलैंड में, उसका डाइवर्जन करा जाएगा। ये पूरी न्यूज़ थी। अब आपसे ये पूछ देगा कि ये पूरा जो है अंडमान निकोबार में भी किस जगह हो रहा है, क्या नॉर्थ अंडमान में हो रहा है, क्या लिटिल अंडमान में हो रहा है, क्या ग्रेट निकोबार आइसलैंड में हो रहा है, क्या नॉर्दर्न निकोबार आइसलैंड में हो रहा है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि अंडमान में हो रहा है कि निकोबार में हो रहा है। तो पहला तो यह है कि
अंडमान में नहीं है, निकोबार में है, और निकोबार में भी ग्रेट निकोबार आइसलैंड में है। ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है। केजरीवाल बोल रहे हैं अरेस्ट मी, हो जाने दो, फिर देखते हैं किस वजह से अरेस्ट होते हैं। अगेन ईडब्ल्यूएस कोटा पर न्यूज़ आई है। अब पॉलिटिकल न्यूज़ है कि नीतीश कुमार का अपना कुछ स्टेटमेंट है, वो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन दिल्ली एडिशन है, तो इसमें दिल्ली की स्पेसिफिक न्यूज़ आती है जो कि हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूएपीए के पर एक न्यूज़ आई है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो 2005 के बाद से इसमें कुछ केसेस हैं, इतने केसेस आए हैं, इतने लोग अरेस्ट हुए हैं। अगेन हम लोग चाहे वो टाडा हो या पोटा हो या यूएपीए हो, हम लोग सब इसको देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके से एक्ट लाए गए थे। इसमें एक था यूएपीए, एक था पोटा, एक था आपका टाडा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि एनजीटी ने ये बोला है कि रणथंबोर जो इलाका है, स्पेशली रणथंबोर टाइगर रिजर्व एरिया, उसमें जो ये ट्रेडिशनल जो फोक म्यूजिशियन प्रोग्राम होता था वो ऑर्गेनाइज करने से पहले ये देखना होगा कि इसका वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। यदि वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, यदि आप किसी भी तरीके का रणथंबोर में कोई ऐसा फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब रणथंबोर है कहाँ, तो ऑब्वियसली बात रणथंबोर राजस्थान में है। और पहली बात तो ये पूरी कंट्रोवर्सी किस एरिया में हो रही है, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में हो रही है इन राजस्थान। देखो किस तरीके से लिख रहा है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। सीधे सीधे क्वेश्चन एक तो यही बन जाएगा कि रणथंबोर टाइगर, यदि एग्जाम में पूछेगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व का रिलेशन किस स्टेट से है, तो राजस्थान से है। क्योंकि राजस्थान के किसी टाइगर रिजर्व का न्यूज़ में आया है, तो क्या राजस्थान में केवल रणथंबोर टाइगर रिजर्व है? ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में कौन कौन से और दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं, ये देखना भी हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो रणथंबोर के अलावा दूसरा है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपके अलवर वाले इलाके में है। इसके अलावा है आपके कोटा के पास मुकुंदरा हिल्स। इसके अलावा एक अभी बना है मुकुंदरा हिल्स, और जो रणथंबोर को जोड़ता है वो है आपका रामगढ़ टाइगर रिजर्व। इस तरीके से राजस्थान में टोटल कितने 4 टाइगर रिजर्व से। अब ये पूरी बात बोली गई है एनजीटी ने। देखो न्यूज़पेपर को कैसे एनालाइज करते हैं। एनजीटी ने कहा है कि रणथंबोर में जो फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, ये फोक म्यूजिकल फेस्ट है, ये ऑर्गेनाइज होता है, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि इस पर वाइल्ड लाइफ पर इसका इम्पेक्ट नहीं पड़े। हमारे लिए ज्योग्राफी के एंगल से तो इम्पोर्टेंट हो जाता है रणथंबोर, और रणथंबोर में भी रणथंबोर टाइगर रिजर्व, राजस्थान के टाइगर रिजर्व। इसके अलावा इस न्यूज़ में एनजीटी का भी जिक्र है, तो पॉलिटी के एंगल से हमारे लिए एनजीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगेन रिवाइज कर लेते हैं एनजीटी। तो एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एक एक्ट आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसी के थ्रू एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई गई। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब ये होता है कि जो ट्रेडिशनल जुडिशियल बॉडी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उनसे अलग कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील करने के लिए, केवल इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक स्पेसिफिक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई गई, उसे बोला गया एनजीटी। और ये एनजीटी जो है ऑब्वियसली बात है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज से डील करती है। जैसे आप खुद देख लीजिए, यहाँ वाइल्ड लाइफ पर इम्पैक्ट की बात करी गई थी, तो कौन आया? आपके एनजीटी आया। ये पूरा जो है वो पार्ट है आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। एक होता है आपका ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, जिसमें आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है वो आता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल से अलग आपके जो भी मैटर्स होते हैं, उसको जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उनके रिजोल्यूशन के कुछ अलग तरीके होते हैं, जिनका मैकेनिज्म अलग होता है, जिनकी फिलॉसफी अलग होती है, जिनका काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे एनजीटी, जैसे आपकी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, इसके अलावा लोक अदालत, ये सब जो हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग हैं, और इन सबको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। एनजीटी भी जो है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम का पार्ट है। एनजीटी की बात करें, एनजीटी में यदि कोई केस रजिस्टर होता है तो उसको 6 महीने के अंदर सोल्व करना जरूरी है। और क्या एनजीटी ने यदि 6 महीने के अंदर केस सोल्व कर दिया और जो भी पार्टीज उससे रिलेटेड है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या वो उसके
जो भी ऑर्डर आया क्या उसे चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, उसको चैलेंज कर सकते हैं, सीधे सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, एनजीटी में आपको पिटीशन लगानी है तो आप जाएंगे कहाँ पर? एनजीटी की कुछ बेंचेज हैं क्या? एनजीटी की कोई की सिटिंग कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि एनजीटी की अपनी एक प्रिंसिपल सिटिंग है, वो है आपकी दिल्ली में। इसके अलावा 4 रीजनल सिटिंग्स भी है। एक ये है मेन सिटिंग और इसके अलावा 4 रीजनल सिटिंग्स भी है। एक है आपकी भोपाल में, एक है आपके पुणे में, एक है आपके चेन्नई में और एक है आपके कोलकाता में। तो एक दिल्ली में प्रिंसिपल सिटिंग और 4 रीजनल सिटिंग आपके अलग अलग भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता इस जगह है। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी में अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एनजीटी में मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होंगे। यानी 10 मेंबर्स तो होंगे और 20 मेंबर्स से ज़्यादा हो नहीं सकते। और इसमें अब ये मेंबर्स कौन होंगे? ये तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो क्या सारे जुडिशियल मेंबर्स होंगे? तो ऐसा नहीं है। इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन इसका चेयरमैन जो है वो जुडिशियल एक्सपर्ट ही होगा। जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका हेड बना दें। इस तरीके से पूरी एनजीटी जो है हमने समझा, एनजीटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कब बना, कहाँ पर इसकी बेंचेज है, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में ट्रिपल प्लेनेटरी चैलेंजेस की बात करी गई थी, जिसमें हमने अभी बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करी। कल हमने COP27 के थ्रू क्लाइमेट चेंज की बात करी और मैंने वहाँ पर पोल्यूशन की भी बात करी गई थी, एक चैलेंज पोल्यूशन भी है। तो यहाँ पर एरोसोल पोल्यूशन की बात करी गई है। एरोसोल पोल्यूशन बिहार और बंगाल एरिया में थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, ऐसी बात इन्होंने करी गई है। एरोसोल की बात करें तो एरोसोल पोल्यूशन में भी एरोसोल पोल्यूशन। एरोसोल होता क्या है? दरअसल एरोसोल जो है वो छोटे छोटे आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। उस तरीके से जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वही आपके एरोसोल पोल्यूशन कहलाते हैं। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आप इन्हें 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं आपके सी सॉल्ट, आपने नाम सुना होगा, सी सॉल्ट के टर्म में हो सकते हैं, डस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। आप वोल्केनिक इलाके में जो जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होता है वहाँ पर आपके इंडिया में तो वोल्केनिक इरप्शन थोड़ा बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है एक्सेप्ट अंडमान निकोबार, लेकिन वोल्केनिक ऐश के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। इस तरीके से ये सॉलिड पार्टिकल्स का जो हमारे हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की तरह काम करते हैं, वो आपके सॉलिड, चाहे वो सी सॉल्ट में के टर्म में हो, डस्ट के टर्म में हो या वोल्केनिक एश के टर्म में हो, ये सब जो है वो पोल्यूटेंट है। और ये पोल्यूशन जो है अभी बिहार और बंगाल में रेड जोन में देखने को मिलेगा। ये पूरी बात बोली गई थी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है जिस पर रुककर पढ़ा जाए, जैसे बीजेपी इस कर्नाटक चैलेंज, अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। नोटा के बारे में बात करी गई है। अभी जो अंधेरी में जो बाइपोल इलेक्शंस हुए हैं उसके रिजल्ट में नोटा का क्या रोल रहा, एक पर्टिकुलर नोटा को अंधेरी ईस्ट में जो बाइपोल इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर नोटा के रोल को इम्प्लीमेंट करके देखा गया है कि नोटा ने किस तरीके से चीज़ें बदली। लेकिन हम लोग नोटा के बारे में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी जो भी कैंडिडेट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर असेंबली में या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है या एमएलएक्स का इलेक्शन हो रहा है, यदि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स है, यदि किसी वोटर को वो सारे कैंडिडेट्स यदि वो पसंद नहीं है तो वो उन कैंडिडेट्स के अलावा उन सारे कैंडिडेट्स को नेगलेक्ट करके नोटा को भी वोट दे सकता है। नोटा, अब ये बात कई बार बच्चों के क्वेश्चन में एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि क्या यदि सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिल गए तो क्या दोबारा इलेक्शंस होंगे? तो ऐसा नहीं है। नोटा एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि या एक अपना एक अपोज करने का एक मीडियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल यदि 4 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट A, B, C, D, और आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 4 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट नंबर A, B, C, D। इसके अलावा एक होगा आपके नोटा। अब इसे मानो 1000 वोट मिले, इसे 2000, इसे 3000, इसे 4000 और नोटा को मिल गए 5000, तो क्या इससे कंडीशन में नोटा जीतेगा? नोटा तो कोई पर्सन ही नहीं है, तो क्या जीतेगा? नोटा तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो क्या दोबारा इलेक्शंस होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें भले ही नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद यदि चूंकि डी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 4000, तो ये डी विनर होगा।
हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर ना तो इलेक्शंस कैंसिल होते हैं, ना ही कोई दूसरा स्टेप लिया जाता है। नोटा के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे वही कैंडिडेट जीत जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीएफ पर सुप्रीम कोर्ट का अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है। के बालाकृष्ण कमेटी, सॉरी के बालाकृष्ण कमेटी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक कंट्रोवर्सी अभी जो चल रही है वो ये चल रही है कि पुराने टाइम में किसी जो हमारे जो दलित से उनका जो रिलीजन है वो चेंज कर दिया गया था, और उस वजह से एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस की है, लेकिन उनको अभी तक जो है वो एससी कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। तो दलित मुस्लिम्स को और दलित क्रिश्चियंस को एससी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग एक 3 मेंबर्स कमीशन बनाया गया था, और इस 3 मेंबर कमीशन के जो हेड थे वो थे के बालाकृष्णन, और इसी को बोला गया था के बालाकृष्णन कमीशन। तो के बालाकृष्णन कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखिएगा कि दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को एससी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस चीज़ को एनालाइज करने से जुड़ा हुआ है। सिख जो है और बुद्धिस्ट जो है उनको ऑलरेडी ये स्टेटस मिल चुका है। हिंदूज को तो था ही सही, बाद में सिख को मिला, उसके बाद अभी 1990s के आसपास बुद्धिस्ट को मिला। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये दलित वर्ड और इसमें शेड्यूल कास्ट में डिफरेंस क्या है। दलित की बात करें तो दलित जो है वो कास्ट स्टेटस है, जबकि एक तरीके से देखें तो एक सोसाइटी ने ये स्टेटस दिया है। ये दलित नाम जो है वो सोसाइटी ने दिया है और ये कास्ट स्टेटस है। जबकि शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट भले ही नाम में कास्ट आ रहा हो, लेकिन ये कास्ट नहीं है, ये कैटेगरी है। जितने भी जो आपके दलित जो कास्ट हैं, जितने भी जो दलित कास्ट हैं उनका एक ग्रुप है, और ये आपके शेड्यूल कास्ट कोई कास्ट नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा आपकी जनरल नॉलेज के लेवल पर। दलित एक कास्ट है, दलित स्टेटस है। शेड्यूल कास्ट एक कैटेगरी है जिसमें जितने भी जो दलित कैटेगरी के जो लोग हैं उनको मर्ज करा गया है, उनको एक साथ रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 130 किलोमीटर फॉरेस्ट डाइवर्जन और वही वाइस चांसलर का इशू केरला वाला पूरा हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लो कमीशन, नया लो कमीशन बना है, कल ही बात करी गई थी। लो कमीशन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि क्या लो कमीशन, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक जिस तरीके से यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या लो कमीशन भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो मैं अगेन क्लियर कर दूं कि लो कमीशन है, 22 नंबर का लो कमीशन बना है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इवन ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ये लो कमीशन जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को टाइम टू टाइम एडवाइस करने के लिए ये कमीशंस बनाए जाते हैं। इसका एक फिक्स टेन्योर होता है, यही रीज़न है कि ये इसके बाद अभी 22 नंबर का ये लो कमीशन बना है। अब लो कमीशन से एक यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा बोला गया है कि लो कमीशन से इस बार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उनका व्यू जानेंगे। ये सारी बात हमारे लिए जानना है तो जानो, नहीं जानना है तो मत जानो, आगे देखेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने पर्सनल लॉज के बारे में सुना होगा। एक होते हैं क्रिमिनल लॉज, एक होते हैं एक होता है पर्सनल लॉज। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हिंदुओं के लिए अपने अलग लॉज है, पर्सनल लॉज। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉज अलग हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में आर्टिकल 44 ये एक्सपेक्ट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया के लेवल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। यानी क्रिमिनल केसेस में तो अभी भी हमारे पास एक सबके लिए एक ही लॉज है, उसमें रिलीजियस बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन सिविल केसेस में, चाहे वो तलाक के केसेस हो, डाइवोर्स के केसेस हो या मैरिज केसेस हो, उन केसेस में अभी जो है वो रिलीजन के बेसिस पर हर रिलीजन के अपने अपने लॉज हैं, और उन लॉज को ख़त्म करके सबको एक के लिए एक कॉमन लॉज लाया जाए, और वही चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाती है। दो बातें ध्यान रखिएगा, आपसे जो पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? हाँ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। क्या इंडिया में ऐसी कोई जगह है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है? तो हाँ,
केवल गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी इम्प्लीमेंट है, उसके अलावा कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दो बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड कल डिस्कस करा था, एसबीआई इशू करता है, हर क्वार्टर में इशू करता है, 5 रेंज में इशू कर सकता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ चेंजेस हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो हमारे इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए लाया गया है। ये 4-5 बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस पर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, कांग्रेस के जो ये हैं जगदीप चोक्कर, इन्होंने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। इकोनॉमी वाले पेज पे आज यदि आप पूरे तरीके से एनालाइज करें, यदि आप लोग पर्सनली घर पे भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो किस तरीके से न्यूज़पेपर को देखना चाहिए, देखो ये भी चीज़ यहाँ पर आज समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल चाइना की न्यूज़ है, चाइना में ऑयल स्ट्रिप्स हो रहे हैं, वहाँ पर रिसेशन का फियर है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले इंडिया का तो पढ़ लो, जो चाइना का में ऑयल में प्राइजेस में स्लिप हो रहे हैं। अगर इतना ध्यान रखेगा जनरल नॉलेज के लिए कि वहाँ पर रिसेशन की फियर की वजह से ऑयल स्लिप हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये तो हम इंडिया का ही नहीं देखते तो चाइना का क्यों देखेंगे। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चूँकि न्यूज़पेपर किसी एग्जाम के लिए नहीं बनाया जाता है, न्यूज़पेपर में सारी ओवर न्यूज़ होती है, तो अब उसमें से हमें छटनी करनी पड़ती है, फिल्टर करना पड़ता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एमिटी सिटी की न्यूज़ आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। आप यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसकी पॉसिबिलिटी जीरो माइनस में है, जीरो में भी नहीं माइनस में है। अगेन इसी तरीके से आप देखो चोला फाइनेंस होल्डिंग की न्यूज़ है, उसके सेकंड क्वार्टर में क्या रहा स्टेटस, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से सुंदरम फास्टेंस की न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एमआरएफ की न्यूज़ है, आप अगेन एमआरएफ के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए ऑटो सेक्टर्स में सेकंड क्वार्टर में ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से डेनफोर्स इंडिया की न्यूज़ है, अगेन एक आपके किसी पर्टिकुलर कंपनीज की न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है यह आपको खुद को एनालाइज करना आना चाहिए। इकरा की कुछ न्यूज़ आई है, इकरा से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ये समझिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है। अब इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये बोला है कि रेट हाइक्स अनलाइकली टू इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी ऑफ होम लोन्स। इस पर होम लोन्स का ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है और इनका रोल होता क्या है। दरअसल जो भी, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर बात हो या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो, तो उनको जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो उनकी जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी उनका जो स्टेटस चल रहा है इकोनॉमिक स्टेटस, उसका एनालाइज करके इन फ्यूचर में उनका क्या पॉसिबल चांसेस हैं, क्या उनमें ग्रोथ होगी तो कितनी होगी, उनमें डाउन देखने को मिलेगा तो कितना डाउन देखने को मिलेगा, उनमें कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो या वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर हो, ये सारी बातें जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताती है। उनके जो प्रीवियस जो इसका स्टेटस है उसको एनालाइज करके, चाहे वो बैलेंस शीट हो या उनका ट्रेडिंग सिस्टम हो, ये सारी बातें। अब इसका रोल क्यों है, हम क्यों इस तरीके से एनालाइज कराते हैं। दरअसल यदि क्रेडिट किसी कंपनी की या मल्टीनेशनल कंपनी की या गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रिव्यू करती है, यदि वो अच्छा होता है, उसका रिव्यू, उसका जो स्टेटस है वो अच्छा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी टाटा कोई कंपनी है, टाटा प्रोजेक्ट कंपनी है, अब उसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अच्छा रिव्यू बताया है कि इन फ्यूचर इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो आप यदि शेयर होल्डर हैं तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। तो इस वजह से कई बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो व्यूज़ है वो जो
शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट का क्या स्टेटस रहेगा, तो आप यदि किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रिव्यू देख लीजिए। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो, ये भी इसीलिए रिव्यू कराना पसंद करती है ताकि यदि किसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का या गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव फीडबैक मार्केट में जाएगा तो उसके बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली उनके पास आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव फीडबैक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू जो है वो मार्केट में गया है कि इनका नियर फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अब इसलिए बात है, कोई भी यदि इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करने में ज़्यादा सोचेगा नहीं, तो इनके लिए इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्टर से जोड़ने का काम करती है, उनके प्रीवियस रिव्यू के आधार पर उनकी एक फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिपोर्ट तैयार करके। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर यह भी ब्लेम करा जाता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज की एक फेक रिपोर्ट्स तैयार कर देते हैं या फिर इस तरीके से दिखाते हैं कि इन्वेस्ट आ जाए, जो एक्चुअल कंडीशंस हैं वो नहीं दिखाते, वो अलग कंट्रोवर्सी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, वो आई है आपकी जीएसटी काउंसिल पर। आप यदि कल हम लेक्चर देखा होगा तो कल ही हमने जीएसटी की बात करी गई थी। उसमें विवेक देबरॉय जो थे, वो प्रीवियस कोई इकोनॉमिस्ट थे गवर्नमेंट में, उन्होंने ये कहा था कि सिंगल जीएसटी रेट लाया जाए। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि जीएसटी की अपनी स्लैब होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्लैब होती है 0.25%, गोल्ड की 3%। ये सारी बातें हमने कल करी गई थी। और इसी पर एक अपडेट आया है जीएसटी काउंसिल पर कि जीएसटी काउंसिल का हेड किस तरीके से होना चाहिए। इन्होंने, इनका पर्सनल व्यू है, तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल का जो हेड है उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि कि वो प्रॉपरली मीटिंग शेड्यूल हो सके। अब कि आप किसी सीएम को बना देंगे जीएसटी काउंसिल का हेड, तो उसके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता है, टाइम टू टाइम मीटिंग नहीं होती है, टाइम टू टाइम, इसकी वजह से पूरा मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट करता है। हमारे लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी काम का नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा काम का है जीएसटी काउंसिल। कल ही इसी पूरी न्यूज़ समझाते समझाते, इस स्लैब रेट को समझाते समझाते ये समझाया था कि आर्टिकल 279A में हमारे एक जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है। ये लाइन में कल आपको बताई थी, आप उस प्रीवियस लेक्चर में आप ये पूरे जीएसटी स्लैब वाला रिवाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है। अब जीएसटी काउंसिल में बात करें तो जीएसटी काउंसिल में होता कौन है। जीएसटी काउंसिल में बात करें तो एक तरफ तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें तो एक तो होता है आपके फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, जो इनके अंडर काम करते हैं। इसके अलावा हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी कौन, ऐसा कोई भी नहीं, जिन्हें वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी हर स्टेट से स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। अब आप पूछेंगे कि मैंने इस तरीके से बनाया क्यों है। दरअसल ये पूरा स्ट्रक्चर है और इस पूरे स्ट्रक्चर में इनको जो भी डिसीजंस लेते हैं वो वोटिंग के थ्रू लेते हैं। अब चूंकि आप देख रहे होंगे जो ये सेंट्रल का शेयर है, सेंट्रल का जो वोटिंग शेयर होता है वो होता है आपका 1/3 और स्टेट का उसके बाद होता है। इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल और स्टेट का जो वोटिंग शेयर होता है वो बराबर नहीं होता है। सेंट्रल का स्टेट शेयर कम होता है और स्टेट का जो वोटिंग शेयर होता है वो ज़्यादा होता है। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो अगेन यही सारी बातें, स्लैब एक करनी है कि नहीं करनी, किसकी स्लैब चेंज करनी है, क्या गोल्ड की स्लैब 3% से हटा के क्या 2% कर दें या 4% कर दें, ये सारे डिसीजन जो भी जीएसटी से जुड़े हुए हैं ये जो है वो जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल की जरूरत इसलिए पड़ी गई क्योंकि टैक्सेशन में जो है वो सेंटर और स्टेट पहले दोनों अपने अपने टैक्सेशन लगाते थे। अब कोई भी चेंजेस करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही पड़ेगा, स्पेशली जो भी टैक्स से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं। उसी गोल को फुलफिल करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई ही आर्टिकल 279A में। जब जीएसटी आया तो जीएसटी काउंसिल, ताकि
जो भी चेंजेस हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के रोल को इंश्योर करा जा सके। ये पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की थी। अब आपके लिए रिवाइज करने का टाइम आ जाता है। तो हमने ट्रिपल प्लेनेटरी चैलेंजेस की बात करी गई, कल COP27 जो कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ रहा था, आज का जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड का जो फॉरेस्ट डाइवर्जन था वो आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस से जुड़ रहा था, बंगाल और बिहार का एरोसोल पोल्यूशन आपके पोल्यूशन से जुड़ रहा था, पोल्यूशन चैलेंजेस से जुड़ रहा था। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारी रिवाइज हुई, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो लो कमीशन हो, चाहे वो आर्टिकल 163 हो या 164 हो, इवन जीएसटी के बारे में भी थोड़ी बात हमने कल करी थी और उसी पर एक अपडेट आ जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी भी आपका लगभग कवर हो गया। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने देखी। थैंक यू वेरी मच।